एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स से। हमने लास्ट वाली 6 वीडियोस में सारे ज्योग्राफी के एक एक कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझा है। अभी हम 9th क्लास की इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे और हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करें। 4 चैप्टर है तो जल्दी जल्दी इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। तो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब विलेज पालमपुर की क्या स्टोरी है या फिर क्या है, तो हम इकोनॉमिक्स को बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे। सबसे पहले कि मतलब विलेज के लेवल पे कैसे कैसे काम होता है, जैसे हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्शन होता है या फिर कैसे गुड्स सर्विसेज कैसे कैसे बनती है, क्या क्या काम होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, या फिर हम एक विलेज के लेवल पे कैसे इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है, बूस्टअप मिलता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से समझेंगे। हाइपोथेटिकल मतलब जो बनावटी है, जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो एक विलेज है पालमपुर जो कि हाइपोथेटिकल विलेज है, उसके एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, कैसे इंटरडिपेंडेंट होती है, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे चेंज हो रहा है किसी का, या फिर एग्रीकल्चर में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो ये सब हम इस वाले चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज वी हैव इन आवर बुक्स ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी, उसमें लिखा है कि स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब विलेज पालमपुर की क्या स्टोरी रही है वो हम पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो विलेज पालमपुर है उसका लाइवलीहुड कैसा है, उस मतलब उस पे पैसा कहाँ से आता है, पैसा बना कैसे रहे उस जगह के रहने वाले लोग। तो ये लोग का मेन एक्टिविटी तो रहता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करके ही अपना लाइवलीहुड, अपना काम चलाते हैं। इसके अलावा इनके एक्स्ट्रा और काम, देखो सारे लोग तो खेती बाड़ी नहीं करेंगे, और भी तो कोई काम होगा। जैसे किसी के घर में गाय होंगी, भैंस होंगी, तो वो डेयरी ट्रांसपोर्ट के लिए काम कर लेंगे, ठीक है। या फिर कोई स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का काम कर लेंगे, ठीक है, जो जिनके घर में इंडस्ट्रीज होती है, फिर वो छोटा छोटा ऐसे काम करते हैं, वो रॉ मटेरियल्स बनाते हैं, फिर उनके फाइन गुड्स बनते हैं बड़ी इंडस्ट्रीज में जाके या फिर कहीं और जाके, ठीक है। तो ये सब भी काम होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद डेयरी ट्रांसपोर्ट का काम, कि डेयरी के प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क इधर उधर देना, मिल्क सिटीज में पहुंचाना, ठीक है, ये काम। इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के भी काम होते हैं। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम भी ये करते हैं। इन चीज़ों से, इन 3 बेसिक चीज़ों से ये लोग पैसा कमाते हैं। इसके बाद इनका ये ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम कैसा है, कि कितने कनेक्टेड है। जैसे कोई विलेज है, वो एक कॉर्नर में है और वो किसी और सिटी, विलेज, टाउन से कनेक्ट ही नहीं है, तो उसका ग्रोथ कैसे होगी। पर जो विलेज पालमपुर है वो कनेक्टेड है बहुत साइड, सिटीज, टाउन्स और इन सब चीज़ों से, जिसमें रोड का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, सामान इधर उधर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो एक बार लैंग्वेज में देखते हैं, ठीक है। तो विलेज पालमपुर का ट्रांसपोर्टेशन में नेबरिंग विलेजेस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है नेबरिंग विलेजेस के साथ। सारी ऑल वेदर रोड्स, मतलब ऐसा नहीं है कि बारिश आई तो रोड बह गई, ऐसा नहीं है, अच्छी ऑल वेदर रोड्स है, ठीक है। इसके बाद बात आती है, ये कनेक्ट करती है विलेज को और नियरेस्ट टाउन रायगंज के साथ भी, ठीक है। नियरेस्ट टाउन जो है उससे भी कनेक्ट करती है और विलेजेस से भी कनेक्ट करती है इसकी रोड, और टाउन रायगंज से भी कनेक्ट होता है। इसके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, बुलक कार्ट्स, जो बैलगाड़ियाँ होती है, ठीक है। इसके अलावा टोंगास। टोंगास क्या होते हैं बेटा, जो तांगे होते हैं ना, जो घोड़े चलाते हैं, वो पुराने जमाने में चलता था, अभी तो नहीं देखने मिलेगा, ठीक है। उस और वो सारे जहाँ पे एक जगह खड़े होते हैं, जैसे रिक्शे वाले की एक जगह होती है ना, कि सारे रिक्शे वाले एक जगह रहते हैं, तो उसको रिक्शा स्टैंड बोलते हैं। तो ऐसे टांगा स्टैंड होता है। तो टांगे वो होते हैं जो घोड़े आगे रहते हैं और पीछे हम उनकी सवारी करते हैं, ऐसा कुछ होता है। और इसके अलावा मुझे अच्छे से पता नहीं है, तो सॉरी। और इसके अलावा मोटरसाइकिल, जीप और भी ट्रांसपोर्टेशन है। ये मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें आ गई। मोटरसाइकिल हो गया, जीप हो गई, गाड़ियाँ हो गई, या फिर ट्रैक्टर और ट्रक। ट्रक और ट्रैक्टर सारे मोस्टली एग्रीकल्चर में काम आते हैं, क्योंकि इनके लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा बेस है एग्रीकल्चर पे। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रक और ट्रांसपोर्टेशन ट्रैक्टर ये होंगे ही, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि विलेज पालमपुर की प्लानिंग कैसी है। तो देखो, विलेज में रहते हैं 450 फैमिलीज, ठीक है। 450 फैमिलीज में से अपर कास्ट जो है वो तो 80 फैमिलीज है, ठीक है। 80 लोग, मतलब 80 फैमिलीज क्या है, अपर कास्ट के हैं, और 1/3 ऑफ पॉपुलेशन क्या है, लोअर कास्ट के। अब इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया है कि अपर कास्ट वालों के घर क्या है, बड़े घर हैं, एज वेल एज इनके घर किससे बने हुए, सीमेंट की प्लास्टर हो रखा है इनके घरों में, ईंटों से घर बने हुए हैं, अच्छे घर बने हुए हैं, बड़े घर बने हुए हैं। पर जब हम लो क्लास की बात करते हैं, लोअर कास्ट की बात करते हैं, या फिर दलित्स की बात करते हैं, तो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन क्या है, एक कॉर्नर में रहती है विलेज के, इस पालमपुर विलेज के कॉर्नर में रहती है। और इनके जो घर है वो भी छोटे हैं, एज वेल एज इनके मड और स्ट्रॉ से, मतलब स्ट्रॉ होते हैं ना, वो धान जो होता है, धान ऐसे गांव अगर
अगर गए हो आप कभी तो उसमें धान से ऐसे घर बना देते हैं, पेड़ों के वो स्ट्रॉ होते हैं तो उससे घर बना देते हैं, ऐसे हट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, या फिर मिट्टी के बने हुए घर होते हैं, तो वो दलित्स के घर है और अपर कास्ट के अच्छे घर है, ठीक है। एज वेल एज 450 यहाँ पे फैमिलीज रहती है, और वैसे इनका टाउन प्लानिंग अच्छी है कि मतलब रोड्स अच्छी हैं, सीवेज सिस्टम अच्छा है, ये सारा अच्छा है इनका। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इनके पास कितना मॉडर्नाइजेशन है किसी भी काम के लिए। तो इनके यहाँ पे ना मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है हर चीज में। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन है मेजोरिटी ऑफ हाउसेज में, सारे घरों में ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ हाउसेज में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, बिजली वगैरह आती है। इसके बाद जो इनके ट्यूबवेल्स हैं वो भी इलेक्ट्रिक पावर से जनरेट होते हैं, और स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, कि जैसे अगर किसी छोटे से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, मतलब वो फाइन गुड नहीं बना रहे, पर अगर छोटे प्रोडक्ट की भी मैन्युफैक्चरिंग हो गई तो भी इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे स्मॉल स्केल की, जैसे बेटा आप समझ सकते हो एग्जाम्पल से कि कोई पापड़ बना रहा है घर में, ठीक है, तो पापड़ बनने में भी जैसे अगर उसको तलते नहीं है तो मशीन आती है ना एक पापड़ बनाने की, कैसे प्रेस कर देते हैं तो फिर वो पापड़, सूखा पापड़ बन के पैकेट तैयार हो जाता है। और फिर उसको जैसे पैकेट को भी बंद करना होता है प्लास्टिक के, तो फिर वो एक चीज आती है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ऐसे उसको ऐसे स्वाइप कर दो तो वो बंद हो जाती है, एयर टाइट हो जाती है, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पावर हमेशा से इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। इसके अलावा बात आती है कि यहाँ पे दो तो प्राइमरी स्कूल है एज वेल एज एक सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है। प्राइमरी स्कूल 5th तक का, सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है। उसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर भी है जो कि गवर्नमेंट चलाती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, ठीक है। डिस्पेंसरी वही होती है जैसे हॉस्पिटल से छोटी जगह होती है डिस्पेंसरी, जहाँ पे जैसे प्राइवेट डिस्पेंसरी हो गई, जैसे किसी ने प्राइवेटली खोल रखी है, और एक प्राइमरी हेल्थ केयर की बेसिक लेवल की हेल्थ केयर तो सबको मिल ही रही है, वो यहाँ पे मिल रही है। जैसे किसी के फीवर वगैरह हो जाता है तो वो सब तो है, पर अगर 4th स्टेज कैंसर का ट्रीटमेंट है तो वो नहीं है, प्राइमरी हेल्थ केयर है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने समझा कि स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर क्या क्या है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और फिर इसका टाउन प्लानिंग पढ़ा हमने, या फिर कैसे लोग अपना गुजारा चलाते हैं, तो ये सब पढ़ा। अब हम अगले वाले उसमें पढ़ते हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें वर्कआउट करती है, हमारा इकोनॉमी कैसे बेस बनाती है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि कोई भी विलेज हो, हम पालमपुर का एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी विलेज हो उसकी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है किसी भी गुड्स को या फिर किसी भी सर्विस को बनाने के लिए, या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए, इम्पोर्ट करने के लिए, या फिर कुछ भी करने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या ऐसी मेजर चीज़ें होती है कि इनके बिना तो काम होगा ही नहीं, कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई भी सर्विस नहीं होगी किसी भी चीज़ का, तो फिर गुड्स का, ठीक है। तो फिर वो क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देखते हैं। तो 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो कोई जगह होनी चाहिए, उसके बाद जो हमारा लेबर है कि उस जगह पे कोई काम करेगा तो वो काम के लिए लेबर होना चाहिए, एज़ वेल एज़ कैपिटल होनी चाहिए कि वो जो काम हो रहा है उससे पैसा तो आए, और पैसा आने के बाद कि उसको कैसे और अच्छे से मॉडर्न टेक्निक्स लगा के उसकी और ग्रोथ कर सकते हैं, और उसको बूम अप करते हैं और बूस्ट अप कर सकते हैं, या फिर और उसका टर्नओवर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कोई भी अगर हमें कोई भी प्रोडक्शन करना है गुड्स और सर्विसेज का, तो हमें सबसे पहले जगह चाहिए होगी। तो द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लैंड, अ लैंड विद नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेश वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स, ठीक है। ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि अगर ये होंगे, अगर देखो कोई भी जगह है तो वो फर्टाइल नहीं हुई, ठीक है, वहाँ पे पानी ही नहीं हुआ, सूखा पड़ गया, डिजर्ट का एरिया है, तो फिर कैसे होगा वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नहीं हो पाएगा। तो चाहिए होती है एक ऐसी लैंड जहाँ पे अच्छा पानी, ठीक है, फ्रेश वाटर हो, फॉरेस्ट हो, पेड़ वगैरह का एरिया हो, क्योंकि वुड्स भी बहुत ज़्यादा काम आती है कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। मिनरल्स हो गए, मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, या फिर हमारा ये नेचुरल रिसोर्सेज हो गए कि नेचर ने जो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा रखे वो। अब इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज का हमें काम करवाना है, ठीक है। काम कौन करेगा? अब इन पे लेबर करेगी। अब लेबर जो होती है वो एजुकेटेड वर्कर चाहिए होते हैं किसी चीज़ में। देखो, अगर हमें कोई ना मतलब बहुत ही टेक्निकल सा काम करना है तो हमें एजुकेटेड प्रोफेशनल आदमी चाहिए होगा। पर अगर हमें कि बेंचेस को जोड़ना है, जैसे हम एक बेंच बनाने का ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, तो अब हमें बेंचेस को एक ग्राफिक्स से डिज़ाइन करवाना है कि बेंचेस इस तरह की बननी चाहिए, 3D में ऐसे दिखनी चाहिए, तो ये कोई हाईली एजुकेटेड बंदा ही कर पाएगा इस काम को। बट अगर हमें बेंच बनवाने का काम कर रहे हैं तो वो कोई नॉर्मल मैनुअल लेबर भी कर देगी, उसके लिए हमें डिग्रीज की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ काम के लिए हमें हाईली एजुकेटेड लेबर की ज़रूरत होती है, पर कुछ काम के लिए हमें मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है। जैसे कि लिफ्टिंग का काम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया। ट्रांसपोर्टेशन में ऑल्दो ज़रूरत होती है कि जिन लेबर का लाइसेंस हो इन सब की, ये तो बेसिक
चीज़ें होती हैं, बेसिक स्किल होती है, लाइक ये आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए या फिर कुछ भी सामान वगैरह उठाना आना चाहिए। तो ये तो बेसिक स्किल होती है, ये मोस्टली लोगों को आ जाती है, ठीक है, टाइम के साथ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम कोई ऐसे हाईली टेक्निकल काम कर रहे हैं तो हमें हाईली एजुकेटेड बंदा हो, और अगर हम मैनुअल वर्क कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि वो हाईली एजुकेटेड बंदे की एफिशिएंसी पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है और हम उससे मैनुअल वर्क करा रहे हैं, ठीक है। तो जो जितना अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा, आप भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे तो आपको भी अच्छा काम करने को मिलेगा, और अगर नहीं करोगे तो भी सारे काम अच्छे ही होते हैं, तो बाकी भी फिर वही सोच लेने का है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं तीसरी चीज पे, तो कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? तीन तरह से कैपिटल हमने डिवाइड कर रखे हैं। सबसे पहले फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होती है कि वैरायटी ऑफ इनपुट्स, कितने वैरायटी ऑफ इनपुट्स की जरूरत होती है। जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हमें हमारे पास फिजिकल कैपिटल होनी चाहिए, क्योंकि हमें हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी हम काम करने जा रहे हैं, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन मतलब जैसे बेंच ही ले लेते हैं, बेंच का एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमें क्या है, लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर ऐसे लकड़ी तो चुभ जाएगी, तो हमें प्लाईवुड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहली जरूरत लकड़ी, दूसरी जरूरत प्लाईवुड। अब वो टिकेगी किस पे? तो हमें जैसे आयरन पिलर्स होता है उनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो आयरन पिलर्स की भी वेल्डिंग होगी तो उस चीज की जरूरत पड़ेगी, या फिर वो जो बेंच है और वो आयरन रॉड है उसमें फिट कैसे होंगे, तो हमें स्क्रूज की जरूरत पड़ेगी। तो हर काम प्रोडक्शन के लिए हमें जरूरत होती है वैरायटी ऑफ इनपुट्स की, बहुत सारी चीजों की, कि छोटी 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 चीज मिलके एक बड़ी चीज बनाती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब इन चीजों की तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है। ये कैपिटल तो ऐसी है कि फिक्स्ड है, कि जैसे कि कोई टूल हो गया, मशीन हो गई। अगर हमने पहले लिया था पापड़ बनाने का एग्जांपल, तो हमें पापड़ बनाने की मशीन चाहिए ऑब्वियसली, अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल रहे हैं पापड़ बनाने की, ठीक है। तो टूल्स हो गए, कि टूल्स से जैसे पापड़ को हम ऐसे ठोकर भी तो मारते हैं ना, तो उसके लिए टूल्स तो किसी भी तरह का टूल यूज आ सकता है। या फिर बिल्डिंग का मटेरियल हो गया, ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए हमें सीमेंट चाहिए, या फिर हमें कोई भी वो होती है ना, पराती मिट्टी और ये सब चीजें, तो बिल्डिंग का काम हो गया। तो हर चीज के लिए फिक्स कैपिटल होती है। किसी भी पर्टिकुलर वर्क को ले लीजिए, घर बनना है तो सीमेंट की जरूरत होगी, ईंटों की जरूरत होगी, मिट्टी की जरूरत होगी, उससे घर बनेगा, ठीक है। उसके लिए टूल्स की भी जरूरत होगी, कि हथौड़े से काम का जगह पे क्या क्या चीजें लगानी है, इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स की फिटिंग करनी है, तो हर चीज की जरूरत होती है। इसके अलावा हमारे पास बात आती है कि वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जैसे कि जैसे ही हम काम करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास पैसा आना चाहिए, और अगर पैसा नहीं आएगा तो हमारे पास वो भी नहीं आएगा मोटिवेशन, की मुझे तो क्यों ही काम करना है, मेरे पास तो पैसा आ ही नहीं रहा है। तो रॉ मनी जब तक नहीं होगा, उन्हीं चीजों से तो हम ये बिल्डिंग मटेरियल खरीदेंगे, या फिर वैरायटी ऑफ इनपुट्स लेंगे, सब चीजें इनसे लेंगे, क्योंकि रॉ मनी जब तक नहीं आएगी तब तक कोई काम प्रोसीड ही नहीं हो सकता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, रॉ मनी आनी चाहिए, और वर्किंग इन लैंड, प्रोग्रेस होना चाहिए, लैंड में वर्किंग होनी चाहिए, कॉन्स्टेंटली काम होना चाहिए, ठीक है, हाथ क्या है। अब देखो बात आती है कि फोर्थ चीज क्या है। अब देखो हमने तीन चीजें पढ़ी थी, लैंड, लेबर और कैपिटल। अब इन तीनों को मिला के नॉलेज मिला दी जाए, और एंटरप्राइज की कैसे तो बिजनेस करना है, और हमारे पास नॉलेज कितनी है। अब ये दोनों चीजें मिला के, इन तीनों चीजों को, लैंड, लेबर और कैपिटल को मिला के नॉलेज और एंटरप्राइज ऐसा बूस्टअप देती है, ऐसा बूम देती है कि हमारी इकोनॉमी ऊपर चढ़ जाती है। अब कैसे? कि जो नॉलेज और एंटरप्राइज है इसको पुट करें हम साथ में रखें किन किन चीजों को, नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमारा लैंड हो गया, लेबर जो हमने अभी पढ़ा था, और कैपिटल जो ये हमारा फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल था, ठीक है। इन सबको साथ में रखें फॉर आउटपुट, तो ये बोला जाएगा ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जब तक ये तीनों चीजें आएंगी तभी तो क्या होगा, हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तभी तो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। जब कोई भी जगह होगी, जगह पे काम करा जाए और काम से पैसा आएगा, तो ये क्या बनेगा कि हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन में इंक्लूड होती है तीन चीजें, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। पैसा आना है, ठीक है, जगह अच्छी होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, या फिर नहीं भी हो तो भी चलेगा, सेमी फर्टाइल या फिर कम, और लेबर होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें लेबर में दो चीजें थी, कि हाईली एजुकेटेड और मैनुअल लेबर, ठीक है। तो ये हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा कि प्रोडक्शन होता कैसे है एक्चुअली। अब हम पढ़ेंगे फार्मिंग कैसे हो रही थी पालमपुर विलेज में, वापस चलेंगे। अब पालमपुर में भी ऐसे ही हो रहा था, और बाकी और भी जितने विलेजेस है उसमें भी ऐसे ही प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं फार्मिंग इन पालमपुर पे। क्या क्या ऐसी चीजें जो इम्पोर्टेंट है फार्मिंग के लिए पालमपुर विलेज में। अब देखो, द फर्स्ट थिंग इज फिक्स्ड लैंड। पालमपुर विलेज में लैंड को फिक्स कर दिया। ओके, नाउ वी आर रीडिंग।
फार्मिंग इन पालमपुर, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती है पालमपुर विलेज जो हम पढ़ रहे थे उसकी फार्मिंग के लिए या फिर कोई और विलेज की भी फार्मिंग के लिए बात हो रही है। तो मेजर चीज़ें क्या है वो इसमें मेंशन की गई है, तो वो हम देखते हैं। द फर्स्ट थिंग वी हैव इज़ फिक्स्ड लैंड। अब फिक्स्ड लैंड क्या होता है वो समझते हैं। फार्मिंग इज़ अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी विथ 75% ऑफ वर्किंग पीपल आर इंडो आर डिपेंड इन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड। जो फार्मिंग है वो हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर फार्मिंग है वो मेजर एक्टिविटी है वहाँ की। और इसमें ये भी मेंशन किया गया कि पूरे जो हमारे ये 450 फैमिलीज रहती थी उसमें 75% ऑफ पॉपुलेशन किस में इन्वॉल्व थी अपने लाइवलीहुड के लिए फार्मिंग में। अभी फार्मिंग जो है 1960 तक तो है ना कोई जगह ही नहीं थी उनके पास। देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन। कोई एक्सपेंशन ही नहीं था लैंड का कल्टिवेशन के लिए। पर उसके बाद कुछ जो खराब लैंड थी लाइक सम ऑफ द वेस्ट लैंड, जो कुछ खराब लैंड ऐसी पड़ी थी जहाँ पे कचरा कूड़ा हो रहा था, उन सबको साफ किया गया और उसको कन्वर्ट किया गया किस चीज में, एक कल्टिवेबल लैंड में, जो कि हेल्प किया लोगों को किस चीज के लिए कि फार्मिंग प्रोडक्शन अच्छा हो, वहाँ पे एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई, फार्मिंग एक्टिविटीज बढ़ गई, ठीक है? उसके वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई किसमें, पालमपुर विलेज में। ठीक है, तो ये तो फिक्स लैंड हो गया। अब अगला टॉपिक है उस पे चलते हैं। अब हम फार्मिंग की बात कर ही रहे थे, तो अगर कोई जगह है, हमने देखा कि फिक्स लैंड है, ठीक है, इन लोगों के पास 75% ऑफ पॉपुलेशन उस पर काम कर रही है, एज वेल एज हमने देखा कि वहाँ की जो जगह है वो एक फिक्स्ड कल्टिवेबल लैंड है, ठीक है? उस जगह पे ही फार्मिंग हो रही है। अब उसी जगह पे फार्मिंग को बूम कैसे दे सकते हैं, या फिर हमारे सेकंड पॉइंट में लिखा गया है कि वेज टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम सेम लैंड, एक ही जगह से ज्यादा कैसे प्रोडक्शन हो, तो उसके कुछ तरीके इसमें बताए गए। ठीक है, तो सबसे पहले कल्टिवेटेड लैंड मेजोरिटी इन पालनपुर, ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ लैंड है वो मोस्टली कल्टिवेटेड लैंड है। ठीक है, अब इसमें क्या है, तीन तरह की क्रॉप्स आ रखी है। देखो सबसे पहले जब हमारा अक्टूबर दिसंबर का टाइम आता है, तब ये लोग क्या कर देते हैं, पटैटो की कल्टीवेशन कर देते हैं, आलू उगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर दिसंबर में तो ये पहली क्रॉप निकली इनकी। दूसरी क्रॉप जैसे ही रेनी सीजन आता है तो ये खरीफ क्रॉप्स निकालते हैं, जिसमें ज्वार और बाजरा जैसी क्रॉप्स ये उगाते हैं। इसके अलावा जैसे विंटर सीजन आता है तो उसमें ये राबी क्रॉप्स उगाते हैं। राबी क्रॉप्स में इनके पास वीट होता है, ठीक है, और भी जितनी भी राबी क्रॉप्स होती है, मतलब बेसिकली तो वीट ही उग रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा एक लैंड इनने फिक्स कर रखा था कि जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन होगा, जो गन्ना होता है ना, गन्ने का प्रोडक्शन होगा एक साल में एक बार। ठीक है, तो समझ रहे हो कि मतलब एक फिक्स लैंड है, इस पे काम हो रहा है कि गर्मियों में तो खरीफ क्रॉप आ रही है, ठीक है, जैसे रेनी सीजन है उसमें खरीफ क्रॉप है, बाजरा और ज्वार होगा। उसके बाद जैसे ही ठंड आई उसमें इनकी राबी क्रॉप्स आई जिसमें वीट उगाया। फिर ये वाला सीजन गया तो इनने पटेटो उगा दिए। ठीक है, तो ऐसे करके तीन तरह की क्रॉप्स उगा पा रहे हैं यहाँ पे, एक ही जगह पे ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। अब ये चीज पॉसिबल कैसे हुई वो देखते हैं। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे बेटर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस है, उसके वजह से इम्प्रूव सिस्टम ऑफ इरिगेशन, मॉडर्नाइजेशन आता है सिस्टम में, इम्प्रूव हो जाता है इरिगेशन का सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे बेस हो जाती है चीजें और जल्दी काम हो जाता है। मैनुअल वर्कर में तो जैसे ही मैन काम करेगा वैसे ही काम होगा, बट इलेक्ट्रिसिटी से तो खुद ब खुद काम होता है काफी सारी जगह पर और काफी हेल्पफुल भी रहता है और काफी कम कॉस्ट भी आती है, क्योंकि मैनुअल वर्कर ज्यादा चार्ज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का जब हम काम करते हैं तो उससे कम पैसों में ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। इसके अलावा मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम एंड ट्यूबवेल्स। मल्टी क्रॉपिंग हमने देखी, खरीफ क्रॉप है, राबी क्रॉप है, आलू उग रहे हैं और गन्ना उग रहा है। ठीक है, इसके अलावा ट्यूबवेल सारे, पहले तो गवर्नमेंट ने बना दिए ट्यूबवेल्स, पर उसके बाद लोगों ने भी अपना अपना प्राइवेट ट्यूबवेल्स निकाल लिया, जिससे पानी की कमी नहीं पड़ रही उनके खेतों में, जो भी वो क्रॉप्स उगा रहे हैं उसके ग्रोथ में। और बात आती है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड इंक्लूड किए, जैसे हायर यील्ड्स अच्छी करी, HB सीड्स यूज किए, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए, पेस्टिसाइड्स यूज किए कि जो पंछी वगैरह होता है वो पेड़ वगैरह नहीं खराब कर दे, फसल खराब नहीं कर दे, या फिर जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं जैसे कीड़ा नहीं लग जाए फसल में, या फिर और भी चीजें जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड से भी क्या हुआ है, प्रोडक्शन का एक ही जगह पे इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले वाले पॉइंट पे। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ये क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था हमारा 1960 से 1980 के पीरियड के बीच में। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें
आई थी, क्या-क्या चेंजेस हुए थे और ऐसा क्या हुआ था कि हमारे इंडिया जो कंट्री थी वो सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन गई थी फूड ग्रेन्स के मामले में। तो एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं। द लार्ज इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड्स। देखो, जो क्रॉप यील्ड्स थी उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। एज़ वेल एज़ इन 1960 एक टर्निंग पॉइंट था ये इंडिया के लिए। 1960 में एक टर्निंग पॉइंट आया, क्या था? वो टर्निंग पॉइंट था ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि एग्रीकल्चर में एक टर्निंग पॉइंट लेके आया व्हिच लेड टू इंक्रीज इन, जिससे क्या हुआ? इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, स्पेशली व्हीट। अनाज हमारे बहुत ज़्यादा उगना स्टार्ट हो गया था। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 एंड 1950 का पीरियड था, ठीक है? आस-पास लगा दें 1950s के लिए राउंड ऑफ में। तो हमारे पास इतना अनाज भी नहीं था कि हम हमारे लोगों का पेट भर सकें, तो हम इम्पोर्ट करते थे। पर हम गरीब देश में आते थे क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता था कि हम इतना सारा इम्पोर्ट कर लें और पूरी पॉपुलेशन को भरपेट खाना खिला सकें। बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही थी चीज़ों की। पर 1960 में आया ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के आते ही क्या हुआ? इतना इंक्रीमेंट हुआ फूड प्रोडक्शन के लिए। ना ही इंडिया अपने लोगों को खाना खिलाए, एज़ वेल एज़ इंडिया अपने जो अगर कोई बहुत ही खराब टाइम आ जाए, नेचुरल कैलामिटी आ जाए, उसके लिए बफर स्टॉक भी रखा और इसके अलावा भी इतना प्रोडक्शन हो गया कि इंडिया एक्सपोर्ट भी करने लग गया। ठीक है? मेजर जो हमारा खाना है वो हमारा व्हीट से आता है, गेहूँ से आता है, गेहूँ से हमारी रोटी बनती है, सब लोग गेहूँ खा रहे हैं। ठीक है? तो इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया और लास्ट 30 इयर्स में ये हाईएस्ट प्रोडक्शन दिया। ठीक है? पीरियड ऑफ 1960 से लेके 1980 हमारा गोल्डन एरा रहा, जिसमें लेड टू ग्रीनरी इन क्रॉप एवरीवेयर। हर जगह हरियाली हो गई, ठीक है? बहुत सारी क्रॉप उगाई गई, बहुत सारे फार्मर्स को लिया गया, काम किया गया क्रॉप से और इतना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट बना लिया। इट मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट, इतना सेल्फ सफिशिएंट बना लिया इन द फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में इतना सेल्फ सफिशिएंट बन गया इंडिया कि खुद तो सेल्फ सफिशिएंट है ही, एज वेल एज ये बफर स्टॉक भी रख रहा है ड्यूरिंग द नेचुरल कैलेमिटीज की। कहीं पे बाढ़ आ गई तो उस जगह पे अब क्रॉप नहीं उग पाएगी, या फिर जब तक वो मलबा हटेगा नहीं, या फिर क्रॉप खराब हो गई उस जगह की, तो हमारे पास बफर स्टॉक में हम क्रॉप्स रखते थे कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई इंडिया के ऊपर तो हम इस खाने को यूज कर लेंगे उस पर्टिकुलर जगह के लिए। ठीक है? और इसके अलावा एक्सपोर्ट का सिस्टम भी हमने बढ़ा दिया था। ठीक है? एक्सपोर्ट। अब दैट्स ऑल फॉर ये ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब हम चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। अब देखो, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ठीक है, गाँव में, पालमपुर में। अब ये जो जगह है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये कैसे हेल्प कर रही थी फार्मर्स को कि और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, व्हीट प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर में हेल्प हो सके। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आती है कि मेजर इम्पैक्ट क्या है? सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आया इसमें कि ट्रांसफॉर्म हो गई द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का सिस्टम ही ट्रांसफॉर्म हो गया। मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स आ गए, इलेक्ट्रिसिटी से इरिगेशन होने लगा और बहुत सारे एस्पेक्ट्स में ये काम बहुत जल्दी करके देता है, टाइम बहुत कम लेता है, एज वेल एज मैनुअल लेबर का इतना वर्क नहीं होता और बहुत सस्ते में काम करके देता है। दूसरी चीज देखते हैं कि शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल पर्शियन व्हील, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था पर्शियन व्हील से ये इरिगेशन करने का, ये इलेक्ट्रिसिटी रन ट्यूबवेल से इरिगेशन होने लगा। एज वेल एज वाटर का जो हमारे नीड था वो भी कंप्लीट सा दिखने लगा था, जो इनकम्प्लीट रहता था हमेशा। ठीक है? तीसरी चीज क्या आती है? इरिगेशन कैपेसिटी इज मच हायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल फ्रॉम पर्शियन व्हील। अगर पर्शियन व्हील इतना प्रोडक्शन करके दे रहा है एक साल में, तो इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल इतना प्रोडक्शन करके दे रहा है उसी टाइम पीरियड में, उसी एक साल में। एज वेल एज हमें ये बताया गया है कि सोसाइटी फ्रॉम डार्क टू लाइट। देखो, सोसाइटी में भी बहुत सारे चेंजेस है। अब देखो, अगर इरिगेशन अच्छा चल रहा है तो इकोनॉमिक चेंजेस तो आएगा। तो तीन चीजों की वजह से इकोनॉमिक चेंजेस आ गए, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इन तीन बेस पे। पर एक बार सोशल इकोनॉमिक नॉर्म्स में कैसे चेंज आया? सोशल नॉर्म्स में कैसे चेंज आया कि जैसे जो रात को लोग जाते नहीं थे बाहर, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करते थे कि रात को मत जाना, या फिर बोल देते थे कि रात को कोई जानवर आ जाएगा, जानवर आके खा जाएगा, या फिर परेशान करेंगे लोग, या फिर कोई भी जैसे जो भी सोशल नॉर्म्स होते थे कि 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना, तो वो सारे क्या चेंज होने लगे क्योंकि लाइट आ गई। गाँव में लाइट है, लाइट से क्या होता है? लाइट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्योंकि डार्कनेस और लाइट में बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर लाइटिंग होगी तो क्या है, लोग बहुत ज़्यादा ऐसे कंफर्टेबल फील करते हैं एंड इट फील्स रियली गुड। और उसके अलावा भी ये भी बात आई थी कि जैसे डार्कनेस से सोशल नॉर्म्स में भी चेंज आते हैं क्योंकि कंजर्वेटिव हो जाती है हमारी सोसाइटी अगर बहुत ज़्यादा डार्क रहता है। पर अगर हमारे पास लाइटिंग का सिस्टम प्रॉपर है, किसी जगह पे जाने का है, तो वो हमें थोड़ा-थोड़ा लोग भी एडजस्ट करके इतने कंजर्वेटिव नहीं होके थोड़ा चेंजेस करते हैं सोशल नॉर्म्स पे। एज़ वेल एज़ इकोनॉमिक में हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी चेंज कर ही रहा है। ठीक है? सो अब हम चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे।
ओके, नाउ वी आर रीडिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ प्लांट। मतलब अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि ये चीज़ें ना स्टोर होने में बहुत साल लगा देती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि क्या-क्या नेचुरल रिसोर्सेज है और वो किस-किस तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग वी हैव लैंड एज़ अ नेचुरल रिसोर्स। जो हमें जगह मिली हुई है, वो एज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज, पर जो मॉडर्न ये टेक्नोलॉजी आई, मॉडर्न फार्मिंग की जो टेक्नोलॉजी आई, ये मेथड्स आए, तो उसने क्या किया, ओवर यूज़ कर दिया लैंड्स का, और इसके जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो लैंड रिसोर्सेज है, उसके मिनरल्स कम हो गए, ठीक है? उसका ओवर यूज़ हो गया लैंड का, तो वो ढंग से और अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पा रही। इसके अलावा जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जो हमारा 1960 से लेकर 1980 तक का पीरियड था, उसमें ये बात हुई थी कि लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी क्रॉप उग नहीं रही थी और सडनली इतना सारा प्रोडक्शन हो गया क्रॉप का, तो ये जो सॉइल का जो ऊपर की लेयर थी या फिर नीचे तक की लेयर में बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी का लूज़ हो गया था, लॉस्ट हो गई थी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो एक साथ फर्टाइल हो गई थी क्रॉप्स, एक साथ इतनी क्रॉप्स उग गई थी, तो उसके अलावा हमारे पास फर्टिलिटी बची ही नहीं थी। फिर जो नई सॉइल आएगी, नई परत उस पे डेवलप होगी, तभी हो पाएगा ना अगली चीज़ तो। तो फिर सॉइल फर्टिलिटी का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था बिकॉज़ ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके बाद बात आती है कि कंटीन्यूअस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर था उसका कंटीन्यूअस यूज़ हुआ, ठीक है? ट्यूबवेल से, तो इसकी वज़ह से क्या हो गया था, रिड्यूस ग्राउंड वाटर लेवल, कि जैसे ये हमारा यहाँ पे कल्टीवेशन चल रहा है, ठीक है? यहाँ से हम ट्यूबवेल में से इस जगह पे से पानी निकाल रहे हैं, ये पानी जो है ये कॉन्स्टेंटली हम इसमें से निकाले जा रहे हैं, तो पानी का लेवल क्या है, कम होता जा रहा है, ये धीरे-धीरे नीचे जाता जा रहा है। इसके अलावा ये भी बात आती है कि नेचुरल रिसोर्सेज टुक ईयर्स फॉर रिस्टोरिंग द फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर लेवल। देखो, जब भी हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की जो हमें मिले हुए हैं, ठीक है, अब इनका जब रिस्टोर होता है, क्योंकि जो ये सॉइल की परत है ये भी मिलियन साल लगा देगी, इवन बहुत सारे साल लग जाते हैं कि उसकी फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाए, या फिर जो ग्राउंड वाटर है, वाटर जाता है कैसे, वाटर अर्थ सरफेस पे होता है और फिर धीरे 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 फिर अच्छे से पानी बन के वो नीचे जाता है, या फिर हमारा जो फ्रेश वाटर का सोर्स है वो ग्लेशियर्स वगैरह है, तो ग्लेशियर्स में भी धीरे धीरे बह के आता है पानी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बहुत टाइम लगा देती है। नेचुरल रिसोर्स जो रिस्टोर होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और फिर एक बार खराब हो जाती है तो वो खराब हो ही जाती है, फिर वो लैंड कुछ काम की नहीं रहती। So it's very important to use sustainably whatever the natural resources is provide in our environment, which is provided by our environment, ठीक है? तो अब हम चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। ओके, नाउ वी आर रीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन विलेज पालमपुर। कैसे कैसे डिवाइड हो रखे हैं एरियाज इन विलेज पालमपुर, ठीक है? तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं, कि जिसे जब हमने पहले पढ़ा था कि 450 फैमिलीज है, एज वेल एज जो दलित्स हैं उनको बहुत कम एरियाज है, और जब हम अपर कास्ट की बात करते हैं तो उनको ज़्यादा लार्ज एरिया प्रोवाइड करवा रखा है, या फिर उनके पास वो एक्वायर करके रख रखे हैं, ठीक है? तो नॉट ऑल पीपल आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। सारे ही लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं है, पर जैसे कैसे रहते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन देखना है अपन को, ठीक है? तो 450 फैमिलीज है, 450 फैमिलीज, जिसमें से 1/3 ऑफ पीपल वो तो लैंडलेस ही है, ठीक है? जिसमें से 150 ऑफ फैमिली आर ऑफ दलित्स, ठीक है? ये दलित्स की फैमिली या फिर लोअर कास्ट बोलते हैं, वो आती है, ठीक है? इसमें इनके पास कोई भी जगह नहीं है कल्टीवेशन करने के लिए। एज वेल एज जब हम बात करते हैं, इसमें से 250 फैमिलीज हैव लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ कल्टिवेबल लैंड, ठीक है? उनके पास 2 हेक्टेयर से कम कल्टिवेबल लैंड है, जो कि हम एक मीडियम क्लास फैमिली बोल सकते हैं। ये पुअर क्लास है, ये मीडियम क्लास है। अब देखो, जो हायर क्लास आती है या फिर जो अमीर लोग हैं उस विलेज पालमपुर, तो वो क्या है, 60 फैमिलीज है, जिसमें से मीडियम और लार्ज फार्मर्स आते हैं, जिनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं, ये क्राइटेरिया है कि कुछ लोगों के पास तो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है, तो वो मीडियम में आता है, और लार्ज फार्मर्स एक्सटेंड करते हैं 10 हेक्टेयर लैंड तक भी एक्वायर करके रख रखा है। सो दैट्स ऑल फॉर ये वाला टॉपिक। अब हम चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। अच्छा, तो अब हम पढ़ रहे हैं कि हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर कौन प्रोवाइड कर पाएगा? तो देखो, जो भी कोई जिनके पास 2 हेक्टेयर जितना लैंड है, वो तो अपने घर में कल्टीवेशन कर लेते हैं, अपना काम खुद ही कर लेते हैं, अपने क्रॉप का सिस्टम या फिर उनकी जितनी भी जगह है उनके एरिया पे अपना कल्टीवेशन करना है, तो वो खुद के फैमिली मेंबर्स खुद से खुद ही कर लेते हैं। पर अगर बात आती है जब हमारे पास बड़े लार्ज लेवल पे, जो 2 हेक्टेयर से लेके 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा के वाले फार्मर्स हैं, अब उनका क्या कैसे सिस्टम रहता है? तो देखो, स्मॉल
स्मॉल फार्मर कल्टिवेटेड देयर ओन फील्ड्स, ठीक है, ओन फील्ड्स हो गया। बट जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स है वो हायर करते हैं, किनको, लेबर्स को हायर करते हैं फॉर देयर फार्म, ठीक है। अब ये जो लेबर्स होती है वो लेबर्स होती है जो लैंडलेस फैमिली से आती है। तो हमने पढ़ा था जो वो लोअर कास्ट के लोग थे वो वाले लोग जा रहे हैं ये काम करने, ठीक है, इनके ये क्रॉप उगा रहे हैं। अब ये जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा बेचारे होते हैं एज वेल एज कि इनके पास इस क्रॉप को ये ही उगाते हैं, यही इस पे काम करते हैं। फार्मिंग बहुत ज्यादा मेहनत का काम होता है, ये सब वो काम करते हैं और उसके बाद इनका कोई हक नहीं होता उन क्रॉप्स पे, क्योंकि वो लैंड जो है, वो जो जगह है, वो एरिया है इनका, लार्ज और मीडियम फार्मर्स का, ठीक है। तो ये बन जाते हैं लैंडलेस लेबर्स और ये काम करते रहते हैं इनके में। एज वेल एज इनको क्या है, पेमेंट मिलता है, जो भी ये काम करते हैं उनको एज ए एम्प्लॉयमेंट की तरह रखा जाता है। इनको वेज पेमेंट होता है, या तो इन्हें क्रॉप मिल जाती है या फिर इन्हें कैश मिल जाता है अपने काम के बदले, और कभी कभी इनको खाना भी दिया जाता है। एज वेल एज ये या तो डेली बेसिस के एम्प्लॉयमेंट पे होता है कि दिहाड़ी होती है ना, जैसे दिहाड़ी मजदूर, तो उनको जैसे 700 रुपये पर डे के हिसाब से रख लिया, या फिर 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से रख लिया, या फिर इनको होल ईयर, पूरे एक साल के लिए, कि जब तक इसका क्रॉप का कल्टीवेशन हो जाता है 6 महीने के लिए, या फिर पूरे साल के लिए कि अब खरीफ क्रॉप आई है तो अब एक साल आपको इस पे काम करना 6 महीने, और अगले राबी क्रॉप पे आपको इस पे 6 महीने काम करना है, ठीक है। तो दोनों तरह के पेमेंट होते हैं, दोनों तरह के बेसिस पे रखा जाता है, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे। तो ये वाले लोग प्रोवाइड करवाते हैं लेबर। अब हम चलते हैं अगले वाले पॉइंट पे। ओके, नाउ वी आर रीडिंग द कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग। कैसे पैसों की जरूरत होती है फार्मिंग के लिए, ठीक है। तो स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, जो छोटे लेवल के 2 हेक्टेयर से कम वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, बोरो करते हैं मनी को, ठीक है। अब सीड्स वगैरह खरीदने के लिए या फिर कल्टीवेशन करने के लिए चीजें खरीदते हैं, पैसे के लेते हैं किनसे, लार्ज फार्मर्स या फिर मीडियम फार्मर्स से, या फिर मनी लेंडर्स से, या फिर ट्रेडर्स से जो अपने से ऊंचे होते हैं, ठीक है। मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, फार्मर्स जो कि लार्ज है या फिर मीडियम है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट होता है, और फिर जब इनको रीपे करना होता है इन ये लार्ज फार्मर्स और ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स को, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में चले जाते हैं ये लोग। एज वेल एज फार्मर्स, जब सुसाइड की बात आती है ना कि फार्मर सुसाइड कर लिए, क्योंकि ये जो लोन होता है वो पे नहीं कर पाते, और जो लोन होता है वो बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट होता है। एज वेल एज स्मॉल, मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फॉर फार्मिंग, अपनी अपनी सेविंग्स होती है, इनकी सेविंग करके रखते हैं फार्मिंग के लिए। अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है कि सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब देखो सरप्लस कैसे मिलता है, देखो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो तो जितना उगाते हैं वो उनकी फैमिली के लिए काम आ जाता है, तो उनका सरप्लस तो उनकी फैमिली के अंदर ही रह जाता है। पर जो लार्ज फार्मर्स या मीडियम फार्मर्स होता है, अब इतना बड़ा एरिया है, उसमें कल्टीवेशन हुआ है, कल्टीवेशन भी का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा हुआ होगा, तो कितना ही वो खा लेंगे। तो ये क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं अपने सरप्लस को, मार्केट में सेल करते हैं, जिसकी वजह से कैपिटल जनरेट होती है। कैपिटल को जनरेट करके ये अगले साल के लिए या फिर अगली क्रॉप के लिए पैसा संभाल के रख देते हैं। जब हम यहाँ पे सेविंग की बात करें ना, ओन सेविंग्स, तो ये वही सेविंग्स होती है जो सरप्लस अमाउंट ऑफ वीट बेच के आती है मार्केट पे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर फार्मिंग इन पालमपुर वाली एक्टिविटीज। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या क्या है वो सब हम पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं अगले वाले टॉपिक के। अच्छा, अब हमने सारी फार्मिंग एक्टिविटीज पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या क्या हो रही है विलेज पालमपुर में। तो द फर्स्ट एक्टिविटी वी हैव इज डेयरी। अब देखो डेयरी फार्मिंग क्या होती है कि गाय भैंस से जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो करवाना, ठीक है। जैसे मिल्क हो गया, चीज हो गया, पनीर हो गया, या फिर जितने भी मिल्क सॉलिड्स हो गए, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि डेयरी से फॉर्म होते हैं, और ये लाइवलीहुड के लिए भी काम आ सकते हैं। तो देखो डेयरी फार्मिंग होती है बफेलोज या काउस की, और इनको क्या खिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है। अब देखो ये इंटरडिपेंडेंट कैसे है, जैसे कि हमारी फार्मिंग एक्टिविटीज है, जब यहाँ पे खरीफ क्रॉप होती है, रबी क्रॉप होती है, तो उसमें से ना कुछ मटेरियल बचता है जो कि गायों को या भैंसों को खिलाया जाता है, और इससे ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस मिल्क प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो ये वेरियस काइंड ऑफ ग्रास, ज्वार, बाजरा की फसल का जो एक्सटेंडेड मटेरियल बचता है वो इनको फीड कराया जाता है, जिससे इंटरडिपेंडेंसी भी दिखती है फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की, या फिर डेयरी या फिर इरिगेशन की, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको फीड करवाया जा रहा है। इसके बाद मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, रायगंज में मिल्क बेचा जा रहा है, ठीक है। 2 ट्रेडर्स सेटअप द ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो मिल्क से हमने ये समझा कि जो फार्म इरिगेशन है उसमें इंटरडिपेंडेंसी है इरिगेशन और डेयरी की, पर इरिगेशन के अलावा भी डेयरी और ट्रांसपोर्टेशन में भी इंटरडिपेंडेंसी है, क्योंकि दूध को इधर से उधर ले जाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट को इधर से उधर ले जाया जाता है, और ये कहीं सिटीज में या फिर टाउन्स में सप्लाई होता है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है, और डेयरी प्रोडक्ट्स भी सेल आउट होते हैं, ठीक है। ये भी लाइवलीहुड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वो वाली इंडस्ट्रीज
जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल लीस्ट फर्स्ट बेस मेथड पे चलती है, ठीक है? तो पढ़ते हैं लेस देन 50 पीपल, 50 से भी कम लोग एंगेज्ड है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, ठीक है? क्यों 50 जितने लोग ही 50 से भी कम लोग क्यों ही इन्वेस्टेड है इसमें? क्योंकि ये सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स पे मतलब बेसिक प्रोडक्शन मेथड्स पे मतलब हाई लेवल का कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा मेहनत है काम करने में, ठीक है? तो मतलब ट्रेडिशनल मेथड्स पे चल रही है इनकी सारी इंडस्ट्री, छोटा सा एरिया होता है और स्मॉल स्केल पे इनका प्रोडक्शन हो रहा है, तो बहुत ही कम लोग इसमें इन्वेस्टेड है। एज वेल एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरिंग जब भी होती है, तो ये इंक्लूड करता है सारे ही फैमिली मेंबर्स को। तो ये क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ही काम करते रह जाते हैं, फिर खाने पीने में इतना पैसा भी जनरेट नहीं हो पाता इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। तो इट्स वेरी बेटर कि हम जाके इरिगेशन कर ले या फिर एग्रीकल्चर में कर ले, पर कोई ना कोई तो होता ही है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। तो इट्स ऑल अप टू देयर थिंकिंग कि वो किस एस्पेक्ट से देखते हैं चीज़ों को। अगर उनको इरिगेशन करना है, डेयरी करना है, ट्रांसपोर्टेशन में काम करना है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाना है। ओके, नाउ वी आर रीडिंग द लास्ट टॉपिक, द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर एंड द ट्रांसपोर्ट, ठीक है? तो शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, बहुत ही कम लोग ट्रेडर्स थे पालमपुर में, एज वेल एज ये इन्वॉल्व करते थे ट्रेड को, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते थे, मतलब ट्रेडिंग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ज़्यादा नहीं होता था, इम्पोर्ट ही ज़्यादा होता था। ये जो ट्रेडर्स होते थे ये होलसेल मार्केट्स में जाते थे, जो भी शहरों के होलसेल मार्केट होते थे वहाँ से सामान लेके आते थे और विलेजेस में बेचते थे। मोस्टली यहाँ पे राइस, वाटर, शुगर, ऑयल, बिस्किट, सोप, बाथ कंडीशनर, कैंडीज, बैटरीज, पेंसिल, क्लोथ एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें मिलती थी, ठीक है? जनरल स्टोर बहुत ही ज़्यादा कम थे पालमपुर में। एज वेल एज अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट में रोड कनेक्टिंग टू पालमपुर टू रायगंज, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था, जो भी जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है वो इधर से जाते थे। एज वेल एज की रिक्शा, चतर रिक्शा वाले होते थे, टोंगा वाले होते थे, जीप, ट्रक, बुलक कार्ट, बोगीज, ठीक है, ये सब होते थे, घोड़ा गाड़ी वगैरह। और ये जो गुड्स एंड पीपल आर, ये देखो, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या करता था कि लोगों को और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था और इसके बदले में इनको पे किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अगले वाले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड टाटा।